तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि क्लैट, एलिट और सारे लीगल एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। तो लेट अस बिगिन। सो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एलिट में, क्लैट में, हर जगह। सीयूईटी का जो आप लीगल पेपर करोगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉर्ट्स होता क्या है? जैसे कि बहुत सारे टर्म जो कि हम यूज करते हैं लॉ में, उनका ओरिजिन लैटिन है, उसी तरह टॉर्ट का ओरिजिन भी लैटिन है। तो टॉर्ट इज derived फ्रॉम अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, मतलब किसी चीज को मोड़ना, मरोड़ना। अब तो एक सेंटेंस होता है, ये भी लैटिन है, उबी जुस इबी रिमीडियम। इसका मतलब होता है फॉर एवरी रॉन्गफुल इंजरी देयर मस्ट बी सम कंपनसेशन। मतलब कि अगर ए ने बी को कोई रॉन्गफुल इंजरी पहुंचाई, जिस प्रोसेस में बी को चोट लगा किसी भी प्रकार का, तो ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब हर रॉन्गफुल इंजरी के लिए कोई ना कोई कंपनसेशन है, ये टॉर्ट्स कहता है। ओके, आप अगर रॉन्गफुल इंजरी पहुंचा रहे हो तो ऐसे बच नहीं सकते, अगर मामला कोर्ट जाता है तो आपको कोई ना कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन ज्यादातर केसेस में फाइनेंशियल होता है। टॉर्ट इज ऑल अबाउट सिविल रॉन्ग्स। तो ये याद रखना, टॉर्ट इज नेवर अबाउट क्रिमिनल रॉन्ग्स, इट इज ओनली अबाउट सिविल रॉन्ग्स। मतलब कि इसमें कंपनसेशन का प्रोविजन है, देर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट का कोई भी प्रोविजन टॉर्ट में नहीं है। पनिशमेंट का अगर आपको देखना है तो पनिशमेंट के लिए आपको क्रिमिनल लॉ देखना पड़ेगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। तो टॉर्ट, बिकॉज टॉर्ट इज ऑल अबाउट सिविल रॉन्ग्स, इसमें कंपनसेशन होता है, इसमें पनिशमेंट नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो टॉर्ट में क्या होगा, पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई नुकसान पहुंचाया तो पर्सन ए पर्सन बी को कंपनसेट करेगा। पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं कि कोर्ट पनिशमेंट दे रहा है 6 महीने या साल भर की सजा, ऐसा कुछ नहीं होता है टॉर्ट में। अब टॉर्ट इज ऑल अबाउट अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब ये होता क्या है अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेज? तो ऐसे समझो, जो भी डैमेज इज अकाउंटेड फॉर, डैमेज होने से पहले अगर डैमेज इज अकाउंटेड फॉर, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अगर डैमेज होने से पहले डैमेज इज नॉट अकाउंटेड फॉर, अनअकाउंटेड फॉर, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज व्हाट, नॉट अकाउंटेड फॉर, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज अनलिक्विडेटेड डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ए है, पर्सन बी की सैलरी महीने की 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख की सैलरी है, और किसी कंपनी में वो जॉब कर रहा है। कंपनी ने बोल रखा है कि आप अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हो तो आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आप 3 महीने रिजाइन करने के बाद 3 महीने कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो, आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें कंपनी का असम्पशन क्या है कि 1 महीने में जो पर्सन ए है वो 1 लाख के बराबर का काम करता है। तो अगर वो 3 महीने काम नहीं कर रहा है तो उसको इसलिए 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये है लिक्विडिटी डैमेज, क्योंकि इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर। पर जब पर्सन ए ने गलती करी भी नहीं है, तभी कंपनी ने अकाउंट फॉर कर दिया कि भाई अगर तुम ऐसा ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बात सिंपल है। तो ये क्या लिक्विडिटी डैमेज है जो कि अकाउंटेड फॉर है। अनलिक्विडेट का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल आप देखो, पर्सन ए पर्सन बी के घर में घुस जाता है, ट्रेसपास करता है। अब ट्रेसपास करता है और ट्रेसपास करके गलती से गमला टूट जाता है पर्सन बी का। तो क्या पहले से अकाउंटेड फॉर है कि पर्सन बी के घर में अगर पर्सन ए जाता है और गमला टूट जाता है तो उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे या 200 देने पड़ेंगे या 500 देने पड़ेंगे? क्या पहले अकाउंट फॉर किया गया है किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? क्या अकाउंट फॉर किया गया है? जवाब है नहीं किया गया। तो अगर अकाउंट फॉर पहले नहीं किया गया है तो इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? डैमेजेस दैट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। और लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? डैमेजेस दैट हैव बीन अकाउंटेड फॉर। ये समझना है, बस यही है। एंड टॉर्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? अनलिक्विडेटेड डैमेज। इट इज नेवर अबाउट लिक्विडेटेड डैमेज। अब टॉर्ट्स, किसी भी एक्शन को टॉर्ट कहलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले क्या है कि जो एक्ट या ओमिशन हुआ है, इट शुड रिजल्ट इन अ लीगल डैमेज।
तो किसी ना किसी को लीगल डैमेज होना चाहिए इसके कारण, मतलब वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ और द कंप्लेनेंट। तो जो प्लेंटिफ है या कंप्लेनेंट है उसका कोई ना कोई लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, तभी तभी उस ओमिशन या उस एक्ट को टॉर्ट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब ये दो तरीके से इसका दो कंपोनेंट है। इंजूरिया सिने डैमनो का मतलब होता है कि लीगल राइट वायलेट हुआ है लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी के घर में घुस जाता है तो ट्रेसपास तो हो रहा है, लेकिन पर्सन ए जो है वो बस पर्सन बी के घर में घुसा बिना पर्सन बी के परमिशन के, लेकिन उसने कुछ गमला तोड़ा या कुछ ऐसा नहीं किया जिससे पर्सन बी को कुछ नुकसान हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई डैमेज नहीं, वो एक्चुअल डैमेज नहीं है, पर लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है पर्सन बी का। और वो लीगल राइट क्या था कि भाई बिना परमिशन के पर्सन बी के घर में कोई ना आए, तो लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इंजूरिया सिने डैमनो अप्लाई होगा, मतलब कि ये एक टॉर्ट है क्योंकि लीगल राइट वायलेट हुआ है, भले ही डैमेज हो या ना हो। इसका उल्टा क्या होता है, डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब ये कि डैमेज हुआ है किसी पर्सन को पर कोई लीगल राइट उसका वायलेट नहीं हुआ है। इसका फेमस एग्जांपल क्या है, ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, लेट अस सपोज पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी। पर्सन ए ने एक स्कूल खोल रखा है, ठीक है, और उसके कुछ समय बाद पर्सन बी ने भी उसके स्कूल के आसपास, पर्सन ए के स्कूल के आसपास एक और स्कूल खोल दिया। तो क्या होता है, विद टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सन ए से स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट पर्सन ए के स्कूल से पर्सन बी के स्कूल चले जाते हैं। इनफैक्ट एडमिशन जो है पर्सन ए के स्कूल का बहुत घट जाता है और पर्सन बी के स्कूल का एडमिशन बढ़ जाता है। तो पर्सन ए पर्सन बी पे टॉर्ट क्लेम करता है कि भाई क्योंकि आपने स्कूल मेरे स्कूल के बगल में खोल दिया इसलिए मेरे स्कूल की एडमिशन कम हो गई। तो कोर्ट बोलता है दिस इज नॉट अ वैलिड क्लेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, ऑल्दो डैमेज हुआ है, पर क्या ऐसा कोई लीगल राइट था एक का कि भाई उस जगह पे सिर्फ उसी का स्कूल हो सकता है? ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। तो मतलब बी ने कोई लीगल राइट ए का वायलेट नहीं किया है। अब आप जैसे देखो, एक रोड पे सिर्फ एक ही शॉप है आइसक्रीम की, ठीक है, तो मजे से उसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही है, हर समर में बहुत बिकती है आइसक्रीम, लेट अस सपोज ऑन एन एवरेज उसका हर महीने 10 लाख का सेल होता है। लेकिन उसी स्ट्रीट पे एक और आइसक्रीम की शॉप खोल देता है कोई। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद इस आइसक्रीम शॉप की जो सेल है ना वो घट के 6 लाख हो गए। क्यों? क्योंकि नए आइसक्रीम शॉप में भी लोग जाने लगे तो इसके कस्टमर्स बढ़ गए। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो पुराना आइसक्रीम शॉप है उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका सेल 10 से घट के 6 हो गया। तो क्या वो क्लेम कर सकता है टॉर्ट का कि भाई एक और शॉप खुल गया इसके कारण मेरा नुकसान हो रहा है? नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या वो जो जमीन है पूरा स्ट्रीट है वो एक ही थी क्या? नहीं थी ना, वो तो स्ट्रीट है, कोई भी शॉप खोल सकता है ना। तो या इसलिए यहाँ पे डैमनम सिने इंजूरिया लागू होगा, मतलब क्योंकि कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रही है, अब भले ही डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल राइट क्योंकि वायलेट नहीं हो रही इसलिए इट इज नॉट अ वैलिड क्लेम। लेकिन वही दूसरे केस में इंजूरिया सिने डैमनो में क्या है कि अगर लीगल राइट वायलेट हो रहा है लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं है तो वहां पर क्या है, वहां पे वैलिड क्लेम होता है। तो ये याद रखना एसेंशियल है ये टॉर्ट के लिए। अब किसी पर्सन ए ने पर्सन बी पे टॉर्ट का क्लेम कर दिया, तो क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन ए यूज कर सकता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है वॉलेंट्री टेकिंग ऑफ अ रिस्क। अब ऐसा सोचो, एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें इंडिया खेल रहा है और सामने वाली टीम लेटर सपोज बांग्लादेश है, कोई भी टीम ले लो, और हमारा बैट्समैन है इसमें रोहित शर्मा जो लंबे लंबे छक्के मारता है। अब ऐसा हुआ रोहित शर्मा ने एक बॉल पे मारा छक्का और जो स्पेक्टेटर में बैठा हुआ एक इंसान था उसके मुंह पे बॉल लग गई। अब उसके नाक से खून निकलने लगा, नाक की हड्डी टूट गई। अब क्या वो जो इंसान है वो केस कर सकता है, टॉर्ट का क्लेम कर सकता है बीसीसीआई पे या स्टेडियम अथॉरिटीज पे या रोहित शर्मा पे? क्या कर सकता है वो? तो जवाब है नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लागू होगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब कि ये कि उस पर्सन को पता था उस क्रिकेट मैच में जाने से पहले कि भाई यहाँ पे ये रिस्क है, क्योंकि क्रिकेट मैच है, कोई भी प्लेयर लंबा छक्का मार सकता है, बॉल स्टेडियम में आ सकता है और चोट लग सकती है। तो ही वॉज वेल अवेयर दैट देयर वॉज अ रिस्क
इन कमिंग टू द स्टेडियम, फिर भी वो स्टेडियम में जाता है, सो ही वॉज टेकिंग द रिस्क वॉलेंटरली। अब इस केस में टॉर्ट का क्लेम नहीं होगा। इसमें याद ये रखना है कि अगर इस डिफेंस को आप यूज करेंगे, कि अगर आप इस डिफेंस को यूज करना चाहते हो टॉर्ट क्लेम से बचने के लिए वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को, तो दो चीजें हैं। पहला क्या कि आपको प्रूव करना पड़ेगा जो कि जो कंप्लेनेंट है, प्लेंटिफ है, उसको पता था, मतलब उसको पता था या उसको पता होना चाहिए था कि देयर वाज सच अ रिस्क इन द सिचुएशन। अब इसी केस में देख लो, अब जो हमने अभी देखा स्टेडियम वाला, उसमें देखो अब क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको पता हो एक क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पे बॉल अंदर स्टेडियम में आती है, बॉल आता है और चोट लग सकती है। ये इसको पता होना चाहिए था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव नोन, रीजनेबली नोन। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत रीजनेबली उसको पता हो, मतलब, लेकिन ही वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव नोन। अब वो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता था, तो ये नहीं माना जाएगा ना, भाई क्रिकेट का खेल है, आपको यू शुड हैव नोन दिस। तो एंड कि दैट देयर वाज अ रिस्क इन द सिचुएशन। दूसरा क्या है, इवन दो ही न्यू, he agreed either by statement or conduct to suffer the consequences of the risk without compulsion or threat। तो even though he agreed, even though he knew कि भाई यहाँ पे स्टेडियम में आने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, फिर भी उसने मना नहीं किया, वो उसने अग्री किया। अब कैसे अग्री किया, या तो स्टेटमेंट मतलब बहुत ही ओवर्ट तरीके से उसने बोला कि हाँ भाई मैं आऊंगा, या तो कंडक्ट में दिखाया कि मैं आऊंगा, है ना, और सफर करूंगा कॉन्सिक्वेंस। या तो उसने, अब जैसे कोई मान लो कोई ऐसा कोई बंजी जंपिंग है, उसमें आप बंजी जंपिंग करते हो, पहले वो लिखवा लेते हैं कि भाई यहाँ पे मौत भी हो सकती है आपकी, है ना, वो लिखवा देते हैं। तो वहां पे ओवर तरीके से स्टेटमेंट में आप बोल रहे हो कि हाँ भाई आई एम रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिस्क। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ तो कोई लिखवाता नहीं है ना आपसे कि भाई आप मर गए या आपको चोट लग गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। बट बाय कंडक्ट, और कंडक्ट क्या है, बाइंग द टिकट, बाइंग द टिकट ऑफ द क्रिकेट मैच, तो आप कंडक्ट से दिखा रहे हो दैट यू आर रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिस्क विदाउट कंपल्शन। कोई कंपल्शन तो नहीं है ना, बीसीसीआई घर से खींच के तो आपको लेके आ नहीं रहा है, ना कनपट्टी पे कोई बंदूक डाल रहा है कि भाई आपको मैच देखना ही देखना है। तो थ्रू योर कंडक्ट यू आर शोइंग दैट यू आर रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिस्क, राइट। तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट होगा तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यूज किया जा सकता है इन रिस्पॉन्स टू टॉर्ट क्लेम। दूसरा क्या है, दूसरा डिफेंस क्या है, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अब यहां देखो, पर्सन ए पर्सन बी के घर में चोरी करने जाता है, और वहां पे पर्सन बी का कोई बहुत बढ़िया सा कुत्ता है, कोई डॉग है एकदम अच्छी प्रजाति का, उसने काट लिया पर्सन ए को। अब पर्सन ए चला गया कोर्ट कि भाई मुझे पर्सन बी के कुत्ते ने काट लिया, मेरा नुकसान हो गया, मुझे चोट लगी, मेरा ये सब नुकसान हुआ, अब मुझे आप क्लेम दो। तो कोर्ट बोलेगा भाई, आप पर्सन ए को बोलता है कोर्ट कि आप पर्सन बी के लगते क्या हो, चाचा भतीजा भाई कुछ लगते हो क्या? बोला नहीं। तो बोला फिर आप क्यों गए, कोर्ट ने पूछा आप क्यों गए? तो बोलेगा मैं चोरी करने गया। बोला वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप गए चोरी करने और उसके बाद कुत्ते ने काट लिया तो आप टॉर्ट क्लेम कर रहे हो। कोर्ट बोलेगा भाई आपका जो ये इंटेंट है ना वही गलत था, आप गए थे चोरी करने, आप ट्रेसपास करने गए थे और उस प्रोसेस में कुत्ते ने काट लिया, तो कौन सा टॉर्ट क्लेम? तो अगर प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है तो कोई टॉर्ट क्लेम नहीं लगेगा। दूसरा, इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब इसमें क्या है, अब इंजरी इज कॉज्ड बाय एन इवेंट, कोई ऐसे इवेंट से इंजरी होती है जो कि भविष्य में देखी नहीं जा सकती थी, और अगर देखी गई भी तब भी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था डिस्पाइट रीजनेबल केयर बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, उस इंजुरी को वो रोक नहीं सकता था, और भविष्य में वो देख भी नहीं सकता था ऐसी कोई इंजुरी होने वाली है। तो उस केस में इनएविटेबल एक्सीडेंट का टॉर्ट क्लेम के अगेंस्ट डिफेंस यूज किया जा सकता है। ठीक है, डिफेंडेंट बोल सकता है कि क्योंकि मैं फोर्सी नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि मेरे रीजनेबल केयर के बावजूद भी ये हो गया, तो यहाँ पर टॉर्ट क्लेम वैलिड नहीं है। ये कौन बोलेगा? डिफेंडेंट बोलेगा इस केस में। चौथा क्या, एक्ट ऑफ गॉड।
अब ये पढ़ने के बाद ना मुझे वो मूवी याद आती है, ओ माय गॉड, वो अक्षय कुमार और परेश रावल वाली। अब वो क्या है भाई, उसमें दो चीजें, एक प्रूव करना पड़ेगा कि जो इंजरी हुई ना, इट वाज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, तूफान, आंधी, भूकंप, कुछ भी, सुनामी। दूसरा क्या, कि नेचुरल फोर्स जो था ना, ये अनफोर्सीन था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उसके इफेक्ट्स भी अनअवॉइडेबल थे। अब फॉर एग्जांपल, एक घर है, ठीक है, एक घर है, घर के अंदर कोई दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे की गारंटी है 5 साल की, 5 साल की गारंटी की, 5 साल तक दरवाजे को कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है, सुनामी आ जाती, दरवाजा टूट जाता, दरवाजा क्या, पूरी बिल्डिंग टूट जाती। अब क्या होगा, अब जो घर का मालिक है वो कहीं बाहर था, लेकिन वो बच गया, लेकिन भाई वो बच गया तो वो टॉर्ट का क्लेम करता है कंपनी के खिलाफ कि भाई मेरा दरवाजा टूट गया। तो कंपनी बोलेगी कि ये जो हुआ ना, ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और चाहे हम कुछ भी कर लेते, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, इट वॉज अनअवॉइडेबल। सुनामी इतने फोर्स से आती, दरवाजा टूटेगा ही टूटेगा, और सुनामी को हम फोर्स ही भी नहीं कर सकते थे जब हमने आपको ये वादा किया, वारंटी दी, गारंटी दी कि 5 साल तक इस दरवाजे को कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल फोर्सेस अनफोर्सीन थे और उसके इफेक्ट्स भी अनअवॉइडेबल है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड विल बी अ वैलिड क्लेम अगेंस्ट टॉट, राइट। तो ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, द इंजुरी मस्ट बी कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड नेचुरल फोर्सेस मस्ट बी अनफोर्सिंग। अगला क्या है, प्राइवेट डिफेंस। अब व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस, इसको भी जरा देखते हैं। अब यहाँ क्या है, पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए चाकू लेके मारने जा रहा है, पर्सन ए चाकू लेके मारने जा रहा है पर्सन बी को। पर्सन बी ने देखी वहीं पे पास में लाठी, उसने दे मारा पर्सन ए को। अब पर्सन ए जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया इसके कारण, अब वो क्या करता है, वो जाता है कोर्ट में कि भाई मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, मेरे हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च हो गया, अब मुझे बी को मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे कंपनसेशन। तो यहाँ पे पर्सन बी क्या बोलेगा कि हुजूर जनाब, जज को बोलेगा कि पर्सन ए आ रहा था मुझे चाकू से मारने के लिए, मैं क्या करता, मैंने अपने आप को बचाने के लिए लाठी उठाई और मारा उसको एक लाठी। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ डिफेंस यूज किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो ये प्राइवेट डिफेंस यूज होगा एज अ वैलिड क्लेम अगेंस्ट टॉर्ट। हम इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि कब का प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। पहला ये कि डिफेंडेंट मस्ट बी अंडर इमिनेंट थ्रेट और अटैक। अब ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला कि कल मैं तुम्हें देख लूंगा अच्छे से। पर्सन बी को लगा कि यार उसने कहीं गलत जगह पे लॉ पढ़ लिया था, किसी गलत कॉलेज में। पर्सन बी को लगता है कि यार ऐसा है कि पर्सन ए मुझे अटैक करेगा, और वो कल हो क्या, वो रात को ही जाके पर्सन ए को खूब पीट के आ जाता है। अब कोर्ट में जाके बोलता है मैंने सेल्फ डिफेंस यूज किया। कोर्ट बोलेगा अच्छा भाई, सेल्फ डिफेंस तो तब यूज होता है ना जब सामने वाला अटैक कर रहा है, थ्रेट इमिनेंट हो, अभी बस तो होने ही वाला हो। आपने तो पूरा प्लान करके मारा इसको कि कल थ्रेट तो कल कल का है, आप आज ही पीट के चले गए। आपको आपके पास इतना टाइम था, आप पुलिस के पास जाते है ना, आप कुछ और करते, लॉ इन्फोर्समेंट के पास जाते, पर आपने खुद ही कानून हाथ में ले लिया। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं होगा एज अ वैलिड क्लेम, बिकॉज यहाँ पे थ्रेट इमिनेंट नहीं था। दूसरा, रिस्पॉन्स मस्ट बी नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस एंड नॉट फॉर रिवेंज। अब यही बात हो गई यहाँ पे, पर्सन ए ने पर्सन बी को 2 थप्पड़ मारा, 2 तमाचा झड़ झड़ दिया पर्सन बी को। पर्सन बी को बहुत आया गुस्सा, उसने 1 महीने तक प्लानिंग प्लॉटिंग करी, 5 बंदों के साथ गया, पर्सन ए को बहुत पीटा, पीटा, हाथ पाँव तोड़ दिए, और बोलेगा मैंने तो, क्या बोलेगा पर्सन बी कि मैं तो प्राइवेट डिफेंस के कारण मैंने ये किया, मुझे खुद को बचाना था, पर्सन ए ने मुझे मारा तो मैं डिफेंस मैंने ऐसा यूज किया। कोर्ट बोलेगा अच्छा, क्या जब पर्सन ए ने तुम्हें 2 थप्पड़ मारा है तुमने तब उसका जवाब दिया था? पर्सन बी बोलेगा नहीं, मैंने 1 महीने बाद दिया। बोला फिर काहे का प्राइवेट डिफेंस, या तो तुमने रिवेंज लिया। बोलेगा तो क्योंकि पर्सन ए ने तुम्हें 2 थप्पड़ मारा, तुमने बदला लिया 1 महीने बाद, तो ये रिवेंज है, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड क्लेम अगेंस्ट, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट, this will not be a valid defense against a tort claim. And C, the response must be proportional to the attack or threat. अब पर्सन ए ने पर्सन बी को गुलेल से मारा,
गुलेल के अंदर छोटा सा पत्थर लेके मारा, पर्सन बी को चोट लगी, पर्सन बी ने क्या करा, उसने एक गोली मार दी पर्सन ए को पैर में, और पर्सन ए बोलेगा कि ऐसा है, मैं प्राइवेट डिफेंस के कारण मैंने ऐसे किया, मैंने खुद पर डिफेंड करना था। तो यहाँ पर कोर्ट बोलेगा कि पर्सन ए ने तुम्हें गुलेल से मारा, छोटा सा गुलेल था, तुमने जो अटैक किया वो प्रोपोर्शनल नहीं था, है ना, वो जानलेवा अटैक कर दिया तुमने उसके बदले में। तो बिकॉज योर रिएक्शन वॉज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एक्शन, दिस इज नॉट अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट अ टॉर्ट क्लेम। तो यहाँ पर भी ये वैलिड डिफेंस नहीं माना जाएगा अगर प्रोपोर्शनल नहीं है रिएक्शन एक्शन के। तो प्राइवेट डिफेंस के लिए 3 जनरल डिफेंसेस है टॉर्ट के, वो आपको याद रखना है ना। प्राइवेट डिफेंस के अंदर 3 डिफेंसेस हैं टॉर्ट क्लेम्स के, वो आपको याद रखना है। अगला आता है 6 नंबर पे, मिस्टेक। अब इसका ना इसे प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है एज लॉ स्टूडेंट्स, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाट। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। अब पर्सन ए ने पर्सन बी को 2 थप्पड़ मार दिया, पर्सन बी ने एक टॉर्ट क्लेम कर दिया। अब पर्सन ए ये नहीं बोल सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि थप्पड़ मारना गुनाह है, थप्पड़ मारने के कारण मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं था ये चीज, और क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे अब बाइज्जत बरी कर दो। तो ये नहीं हो सकता है, क्यों? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। आपको एक लॉ पता होनी चाहिए थी, आप इंडिया में पैदा हुए, आपको इंडिया का लॉ पता होना चाहिए था। ऐसे तो कोई भी करेगा कि मुझे पता ही नहीं था ये। अब कोई एक मतलब एक एक्सट्रीम केस दे रहा हूँ, पर्सन ए पर्सन बी को चाकू से मार देता है, बोलता मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर करना इज अगेंस्ट द लॉ। तो ये नहीं हो सकता है ना। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। तो ये याद रखना है, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। ठीक है। अगला है 7th पे, नेसेसिटी नेसेसिटास इंडक्ट प्रिविलेजियम कोड जूरा प्राइवेट। इसका मतलब क्या है? एक्ट डन वाज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, पर्सन ए जो है, ठीक है, वो लाठी लेके पर्सन बी के पास जा रहा है उसको पीटने के लिए। अब पर्सन बी ऐसा नहीं कि लाठी ही ढूंढेगा जवाब देने के लिए। अब ऊपर पढ़ा ना हमने कि द रिस्पॉन्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द अटैक और थ्रेट। तो अब ये नहीं कि पर्सन बी लाठी ढूंढने लगेगा, लाठी नहीं मिलेगा तो अटैक नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं है। उस समय पर्सन बी को जो भी कुछ मिल गया, लेट अस सपोज उसको एक ब्रिक मिल गया, तो ब्रिक से ही दे मारेगा पर्सन ए को। क्यों? क्योंकि उस समय वो एक्ट क्योंकि उस समय वो एक्ट करना जरूरी था, नेसेसरी था इन दो सर्कमस्टांसेस। तो कोर्ट में जब मामला जाएगा, अगर ये लेके जाता है कोर्ट में कि भाई इसने मुझे ईंट से मार डाला, ईंट से मारा, मैं तो लाठी लेके जा रहा था, इसको भी लाठी से मारना चाहिए, कोर्ट बोलेगा पागल हो क्या तुम? तो बोलेगा भाई तुम लाठी लेके जा रहे थे तो इसको खुद को बचाना था, अब इसके आसपास जो भी था उसका इसने इस्तेमाल किया। अब वो ईंट रहे, वो प्लेट रहे, वो ग्लास रहे, उसने इसका इस्तेमाल किया। वो बोलेगा एक्ट वॉज डन एज इट वॉज नेसेसरी इन दो सर्कमस्टांसेस। तो ये याद रखना है, ये भी एक वैलिड डिफेंस होता है अगेंस्ट अ टॉर्ट क्लेम। एंड नाउ एक्ट अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब कोई स्टैट्यूट है, कोई लॉ है, कोई रूल ऑफ है, कोई लॉ ऑफ द लैंड है, अगर वो परमिट कर रहा है किसी एक्ट को, अब भले ही वो किसी दूसरे इंसान को उसके कारण कोई नुकसान किसी दूसरे इंसान को उसके कारण कोई नुकसान हो रहा हो, बट फिर भी ये वैलिड डिफेंस होगा टॉर्ट क्लेम के खिलाफ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल समझो, एक कोई रेलवे लाइन है, ठीक है, एक रेलवे लाइन है, उसके आसपास किसी का घर है। अब रेलवे लाइन होने के कारण इसके घर में हमेशा आवाज आती है ट्रेन की, सुबह शाम दोपहर रात। अब जो ये इंसान है, ये केस नहीं कर सकता इंडियन रेलवेज पे कि रेलवे लाइन के कारण मुझे न्यूजेंस हो रहा है, मेरे यहाँ नींद नहीं आती लोगों को, हम कभी भी उठ जाते कभी भी सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन जो है इट इज ड्यूली स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ को अकॉर्डिंगली ही लॉ के अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश हुआ है, इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। और इसको पता था यहाँ पे घर बना, यहाँ पे रेलवे लाइन है, और क्योंकि रेलवे लाइन है तो डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके बावजूद इसने यहाँ पे रहना मंजूर किया। और रेलवे लाइन को इलीगली तो किसी ने बनाया नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। तो यहाँ पे क्या है, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग द रेलवे लाइन, it has been done under the authority of some statute,
एंड देयरफॉर यहाँ पे इंडियन रेलवे बोल सकता है बिकॉज इट हैज बीन मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ स्टैट्यूट, यू डोंट हैव एनी tort claim here, and this can be used as a general defense against a tort claim. तो अभी हम अगले लेक्चर में बाकी के पार्ट समझेंगे, पढ़ेंगे टॉर्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।